हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो ये सबसे पहली वीडियो है भाई, कंसेप्ट लेक्चर 1 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि रेशियो की कुछ अंडरस्टैंडिंग हम परसेंटेज के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होती ही है? आप 10th तक पढ़ के आए हैं ना मेरे पास, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होती ही है, इसीलिए आपको पहले दिक्कत नहीं आई होगी वहाँ पर जो भी मैंने यूज़ किया। लेकिन फिर भी बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कहीं पर भी घुस सकता है, कहीं पर भी रेशियो की अंडरस्टैंडिंग है वो काम में आ सकती है। तो मैं क्या करूँगा, जो आसान चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक से प्यार से हर एक टॉपिक की तरह आपको लेकर चलूँगा। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें हम सीख लेंगे और इतने एनफ क्वेश्चन होंगे कि प्रैक्टिस भी यहीं से आपकी हो जाएगी। अलग से कोई भी कंटेंट आपको नहीं लेना पड़ेगा, हर एक टॉपिक की तरह। क्लियर है? और इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। नंबर 1, इसके अंदर हम रेशियो कवर करेंगे, यानी कि अनुपात। रेशियो के साथ दूसरा नाम जो आप सुनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हम प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन है, वो सब कुछ भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। समानुपात। नंबर 3, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का मैं अलग से टॉपिक नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि प्रॉब्लम्स एंड एजेस के 90% क्वेश्चंस के ऊपर यही रेशियो का एक छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट के अंदर मैं आपको वो 90% क्वेश्चन करवा दूंगा, और बाकी के जो 10% क्वेश्चन बचे वो मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिसलेनियस क्वेश्चन में करवा दूंगा। तो आपका प्रॉब्लम्स एंड ऑन एजेस वो सारा कवर हो जाएगा। मेरे को जुकाम हो रखा है, मैं वैसे भी नाक को ज़्यादा छेड़ता हूँ, जुकाम के बिना भी नॉर्मली जुकाम रहता था, आज पता नहीं हालत ज़्यादा ख़राब है। बट काम हमने जारी रखना होता है, तो आप भी जारी रखो, मैं भी जारी रखता हूँ। और चौथे नंबर पर मैं आपको वेरिएशन जो है वो भी इसी के अंदर करवाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ इसके अंदर, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसी ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं अलग से ऐसे वेरिएशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस अलग से ऐसे टॉपिक बनाऊंगा नहीं, तो ये मत सोचना कि वो कवर नहीं हुए, वो रेशियो के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, हम 100% सिलेबस कवर कर रहे होंगे। कहीं पर अगर आपको किसी टॉपिक का नाम ना दिखे तो आप समझ लेना वो मैंने किसी टॉपिक के अंदर करवा दिया है? तो ये कंसेप्ट लेक्चर 1 होएगा, इसके अंदर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो भले ही आपको क्वेश्चन आसान लगे, मैं बिकॉज 0 से लेकर 100% तक कोई भी गैप नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि हर लेवल के स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे। तो मैं बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, बहुत ही आराम से समझाऊंगा। आपके पास ऑप्शन है इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये ज़्यादा बेसिक लगे तो थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा सकते हो। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिस किसी भी वीडियो को मत करना। भले ही मैं आपको वो जानकारी दूँ जो आपके पास ऑलरेडी है, उसको रिवाइज कर लो, उसको मेरे नज़रिए से देखने की कोशिश करो, क्योंकि नज़रिया सब कुछ है, चीज़ें सेम है। मैं आपको जिस नज़रिए से उसे देखना सिखाऊंगा उससे आप क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में कर पाएंगे। वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स वो डेवलप मैं आपका कर रहा हूँ, है ना। बहुत ही बेसिक वे से तो मैं नहीं करवा रहा, मतलब कि बेसिक क्या मतलब लेंदी वे से तो मैं नहीं करवा रहा, बहुत ही प्रैक्टिकल वे से मैं आपको पढ़ाता हूँ ना। तो वो वे ऑफ सीइंग थिंग्स वो डेवलप आपका करवा रहा हूँ मेनली, है ना। वो आपका इम्प्रूव हो रहा है। अदरवाइज ये कंसेप्ट तो मैक्सिमम आपने स्कूल में पढ़े हैं, ऑलमोस्ट 100% आपने स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए जी, तो सबसे पहले कि भाई व्हाट इज़ रेशियो, रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, इट इज़ ए वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यूज़। ये अलग अलग संख्याओं को, अलग अलग मानों की तुलना करने का एक तरीका है। वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यूज़, 3 वे मेनली हमारे पास वैल्यूज़ को कंपेयर करने के होते हैं। एक तो परसेंटेज और एक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के अंदर भी हम रेशियो यूज़ करते हैं हिसाब से, और रेशियोज आप ऐसे बोल सकते हैं, अनुपात। ठीक है, परसेंटेज और फ्रैक्शन तो हम परसेंटेज के अंदर ही कर चुके हैं ना, इन दोनों के हमने आपस में रिलेशन भी की थी, और अब रेशियोज भी हम पहले कर चुके हैं, अब भी हम करने वाले। तो रेशियो जो है 2 अलग अलग वैल्यूज़, 3 अलग अलग वैल्यूज़, 4 अलग अलग वैल्यूज़, कितनी भी वैल्यूज़ हों उनको कंपेयर करने का एक तरीका है। जैसे अगर मैं ये बताऊं
कि भैया राम और श्याम, इनकी सैलरी का जो रेशियो है वो मान लो 3:5 है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम मेनली इनकी सैलरी को जस्ट कंपेयर कर रहे हैं कि किसकी सैलरी किससे कितनी गुना है, कितनी ज़्यादा है। जैसे ये भी एक वैल्यूज़ को कंपेयर करने का तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो अगर मैं आपको परसेंटेज दूं तो रेशियो पता लग जाते हैं। दो चीज़ों की अगर मैं परसेंटेज में कंपैरिजन बताऊं कि भैया श्याम की जो सैलरी है वो 20% ज़्यादा है, यानी कि इसकी अगर 100 यूनिट है तो इसकी 120 है, तो आपको रेशियो मिल जाता है कि नहीं। अगर मैं बताऊं कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 3/4 है, तो राम की सैलरी अगर 3/4 है, इसकी सैलरी अगर 1 है तो इसकी 3/4 है, तो इस 4 को ऊपर ले जाओगे 3:4, रेशियो मिल गया। मैंने फ्रैक्शन में बताया। अगर मैं रेशियो में बताऊंगा तो फ्रैक्शन और परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। तो तीनों वैल्यूज को कंपेयर करने के तरीके हैं, कोई भी एक मिलेगा तो आप दूसरा निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं फिर। तो बिकॉज ये वैल्यूज को कंपेयर करने का तरीका है, तो ये सिर्फ हमें वैल्यूज कंपेयर करके बताता है। अगर राम और श्याम की सैलरी का रेशियो 3:5 है, तो ये नहीं है कि राम की सैलरी 3 रुपये है और श्याम की सैलरी 5 रुपये है। बिल्कुल बेसिक है। हो सकता है इसकी सैलरी 3 रुपये हो, लेकिन हमें पक्का नहीं पता। हो सकता है इसकी सैलरी 30 रुपये हो और इसकी सैलरी 50 रुपये हो, लेकिन हमें पता नहीं, बिकॉज ये भी 3:5 रेशियो में है, ये वैल्यूज़ भी 3:5 रेशियो में है। अगर मैं दोनों को 200 गुणा कर दूं तो 200 3 600 रुपये, 200 5 1000 रुपये। हो सकता है इनकी सैलरी इस रेशियो में हो। इनकी जो भी सैलरीज है उनका रेशियो 3:5 है, तो 3:5 रेशियो तो भाई साहब दुनिया में अनगिनत वैल्यूज़ का होगा। तो हमें एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ तो नहीं मिलती, हम जस्ट कंपेयर कर पाते हैं कि श्याम की सैलरी कितने परसेंट ज़्यादा है जी, 2 ज़्यादा है 3 पर, यानी कि 66.66% ज़्यादा है। राम की सैलरी कितने परसेंट कम है भाई साहब, 2 कम है 5 से, यानी कि 40% कम है। राम की सैलरी श्याम की सैलरी का कितना परसेंट है, 3/5 60% है। श्याम की सैलरी राम की सैलरी का कितना परसेंट है, 166.66% है। ये परसेंट आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि पहले हम परसेंटेज कर चुके हैं। तो जस्ट हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअल वैल्यूज़ वहाँ से हम नहीं निकाल सकते। एक्चुअल वैल्यूज़ अगर निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पर अपने पास है जी 300 और यहाँ पर अपने पास है 500। अगर मैं इनको काटूंगा तो 100 से काटूंगा और उसके बाद रेशियो दे दिया 3:5। अगर यहाँ पर मेरे पास है 60 और यहाँ पर मेरे पास है 100, मैंने 20 से काटा, 20 3 60, 20 5 100, तो यहाँ पर भी 3:5 रेशियो आया, यहाँ पर भी 3:5 रेशियो आया। आप बोलोगे जी हाँ, लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ से मैंने काटा है वो है 20, यानी कि अगर मैं एक्चुअल वैल्यूज़ की तरफ जाना चाहूँ तो मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल वैल्यूज़ की तरफ पहुँचने के लिए एक्चुअल वैल्यूज़ इस रेशियो की 20 गुना है। एक्चुअल वैल्यूज़ इस रेशियो की 20 गुना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 है, 20 गुना एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी वो इस रेशियो की 100 गुना है, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 गुना है। अगर मैं आपको बता दूं राम और श्याम की सैलरी का रेशियो 3:5 है और श्याम की सैलरी जो है वो 25 रुपये है, तो आप क्या बोलोगे कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो रेशियो से 5 गुना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया 5 गुना, तो इसका भी क्या आ जाएगा 3 5 15, 15 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 यूनिट, तो 2 × 5 10 यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा। तो रेशियो में किसी भी एक यूनिट की जगह अगर आपको एक्चुअल यूनिट पता चल गई तो आपको ये पता लग जाएगा एक्चुअल चीज़ें रेशियो से कितनी गुना हैं, फिर आप कुछ भी निकाल लो। रेशियो में जो चीज़ है उसको उतने ही गुना कर दो, उस चीज़ की जगह पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी। बाकी हम डिटेल में क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ये बात समझ में आ गई, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है रेशियो की। ठीक है, एक और छोटी सी बात बता दूं, एक और छोटी सी ये बात है भाई, कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि मान लो हमारे पास कोई केक है, केक को मैंने राम और श्याम में 3:5 रेशियो में बांट दिया, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि पूरे केक को 5 और 3, मतलब राम को अगर 3 टुकड़े मिले हैं तो श्याम को 5 टुकड़े मिले हैं, तो 5 और 3 टोटल कितने टुकड़े हैं, टोटल टुकड़े हो गए जी 3 + 5 8। तो अगर पूरे केक को 8 टुकड़ों में, 8 बराबर टुकड़ों में 8 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, उसमें से 3 राम को दे दिए, 5 श्याम को दे दिए, 3:5 रेशियो में हो गया। तो राम को टोटल केक का कितना हिस्सा मिला, तो राम को हिस्सा मिला है भाई साहब 8 टुकड़ों में से 3, 3/8। श्याम को कितना मिला, श्याम को मिला है 5/8।
अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो पूरा केक था वो था भाई साहब 16 किलो का, तो मैं पूछना चाहूँ राम को कितना मिला, तो आप बोलोगे कि 8 में से 3, 3/8 मिला। जितना भी था हमें पता नहीं, उसका 3/8 मिला, यानी कि इसको मिला है 6 किलो। श्याम को कितना मिला? श्याम को 5/8 मिला, यानी कि इसको मिला है 10 किलो केक। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़े। ये मोर देन एनफ है, इतनी अंडरस्टैंडिंग। बताओ फिर। बहुत ही बेसिक बेसिक आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे पहले वाले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन फिर भी आपने सारी वीडियो को देखना है, मेरे नज़रिए से चीज़ों को देखना है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। A sum of money rupees 4200 is distributed among Amar and Madan in this ratio. What is the part of Madan? मदन का कितना पार्ट है? तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि टोटल मनी 9 और 5 14, अगर टोटल मनी 14 यूनिट था, उसमें से 9 यूनिट हमने अमर को दे दिए, 5 यूनिट मदन को दे दिए, तो मदन को कितने मिले? 5 यूनिट 14 में से। तो टोटल मनी का कितने फ्रैक्शन मिला उसको? 5/14 इतना हिस्सा। और टोटल मनी कितना है ये? तो 14 ये 42, 5 थी 15, 1500 रुपये मिले। बहुत ही सिंपल, कुछ नया मैं नहीं बता रहा यहाँ पर, ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास पहले भी होगी। ठीक है, और दूसरा हम कैसे देख सकते हैं कि टोटल मनी के 14 टुकड़े किए हैं, तो उसमें से 9 टुकड़े इसको दिए, 5 टुकड़े इसको, तो टोटल मनी इतना है। तो यानी कि 14 टुकड़ों की वैल्यू ये है, 14 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी? ये हमने कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? हमने वैल्यू निकालनी है भाई मदन को मिले हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट की ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो गुणा में 5। कैलकुलेशन ऑफ कोर्स हमने सेम की है, चीज़ों को हमने अलग अलग नज़रिए से देखा है कि मदन को कितना हिस्सा मिला, और यहाँ पर हमने देखा 5 यूनिट की वैल्यू निकाली है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालकर। इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें यह फ़ायदा है कि अगर वो कल को बोलेगा इन दोनों के बीच में जो रुपए बांटे हैं उनका डिफरेंस बताओ, तो उनका डिफरेंस है 4 यूनिट, तो यहाँ पर मैं 4 कर दूंगा। दोनों अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ तो। ए सम ऑफ रुपीज इतना इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सन्नी, बॉबी एंड धर्मेंद्र इन रेशियो 3, 7 and 8 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पार्ट ऑफ सन्नी? सन्नी का कितना पार्ट है? तो भैया टोटल मनी को कितने हिस्सों में बांटा गया, इन सबको जोड़ लो, 7 और 3 10 और 8 18, 18 हिस्सों में बांटा गया। उसमें से सन्नी को मिले हैं 3/18, यानी कि 1/6। अब मन ही मन में 1/6 देख सकते हो, आप बोलोगे जी सर, तो 3/18 किसके? इसके। तो मन ही मन में अगर 1/6 देख सकते हो, तो इस क्वेश्चन को 6 को इससे एंटली डिवाइड कर सकते थे। 6 7 42, 6 3 18, 6 5 30, 735 रुपये। ठीक है, क्लियर है? ये देखो, बताओ, मेंटली बताना है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इज 2:3:1। ठीक है जी। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दीज 3 डिपार्टमेंट्स फॉर्म 60% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज, इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉई है वो टोटल एम्प्लॉइज का 60% है। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ दैट कंपनी इज इन HR डिपार्टमेंट? HR डिपार्टमेंट में टोटल का कितने परसेंट है? तो देखो, टोटल का 60% जो एम्प्लॉइज हैं, टोटल का 60% जो एम्प्लॉइज हैं, उनको अगर मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं, HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो 2:3:1 ये रेशियो आता है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी इज इन HR, HR में कितने बंदे हैं? तो भाई साहब सिंपल सी बात है ना, 60% को इस रेशियो में बांट दो। इस रेशियो में बंदे हैं तो ये परसेंटेज भी इसी रेशियो में बटेगा। अगर मैं आपको रुपए में चीज़ दूं तो रुपए भी ऐसे ही बटेंगे, डॉलर में दूं तो डॉलर भी ऐसे ही बटेंगे। मतलब अगर डिफरेंट चीज़ें हो गई वो बटेंगी तो इसी रेशियो में। तो इसने परसेंटेज में बोल दिया और परसेंटेज में पूछ लिया, तो देख लो 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पर 2/6 होएगा, या फिर 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू है 60%, तो रेशियो से 10 गुना है। तो HR में 20% है टोटल के, इसमें 30% है टोटल के, इसमें 10% है टोटल, 10 गुना है ना, इसमें 10% है टोटल के। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ऐसे टोटल एम्प्लॉय निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? HR में टोटल के 20% है, या फिर 60% का 2/6 यहाँ पर था।
मेरे को इस वीडियो में तो ज़बरदस्त पसीने आने वाले हैं क्योंकि लाइट चली गई है। मैंने जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और एसी को मैंने इन्वर्टर पर नहीं करवाया है। करवा सकते हैं, इतना बड़ा इन्वर्टर रखवा लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि बिना एसी के चल जाएगा। अगर ये सारा सिस्टम बंद हो गया और मान लो मैंने 1.5 घंटे बोल दिया, 2 घंटे बोल दिया, वीडियो बना दी और एंड में सब कुछ बंद हो जाए, दिल टूट जाएगा बुरी तरीके से। दोबारा से अगर वीडियो बनानी पड़ेगी तो वो मज़ा नहीं आता जो फ्रेश आता है, जब मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ ये चीज़। बोर हो जाऊंगा मैं सेम 1.5 घंटे की चीज़ को दोबारा बोल के। मूवी को दूसरी बार देखते तो वो मज़ा नहीं आता ना, तो मूवी को दूसरी बार बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा। ये देखो, the sum of money distributed among A, B and C in the ratio this. If difference of A and B, A और B का डिफरेंस ये है, then what is the share of C? तो एक सम को A, B और C में इस रेशियो में बांट दिया गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं है। A, B और C में इस रेशियो में बांट दिया, तो इसने क्या बताया है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी में कितने का डिफरेंस है, तो ए और बी में डिफरेंस है जी 4 यूनिट का, 7 में से 3 गए 4, ए और बी में 4 यूनिट का। 4 यूनिट की वैल्यू इसने बता दी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी ये रेशियो में जो 4 यूनिट है उसकी वैल्यू बता दी, 1 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर तो जी 5 यूनिट है, तो गुणा में 5 कर दो, ये सिंपल सी बात है। 19 5 95, 95 विल बी द आंसर। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बताओ। A sum of money is distributed among 3 friends P, Q and R in this ratio if the share of P and R is 800 more than Q's share। P और R का शेयर मिलाकर Q के शेयर से 800 ज़्यादा है, तो P और R का शेयर मिलाकर कितना है, P और R का शेयर मिलाकर 9 यूनिट्स है, 9 यूनिट, 7 और 2 9, और इसका शेयर बेचारे का 5 यूनिट है, तो 9 और 5 में कितने का फर्क है, 9 और 5 में 4 यूनिट का फर्क है। इन दोनों के बीच में फर्क ही बता रखा है ना 800, P और R का मिलाकर इससे 800 ज़्यादा है, तो इनका 9 यूनिट है, इसका 5 यूनिट है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इतनी। उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज शेयर ऑफ P, P का शेयर कितना है, तो P का शेयर तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, यानी कि 400। ठीक, क्लियर है, बहुत ही बेसिक। ये सारे क्वेश्चन आपने मेंटली करने हैं, मैं लिख के कर रहा हूं क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है, आप लोगों को मेंटली करने हैं। ठीक है, 3 numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of the largest and the smallest equals the sum of the second largest बोल दो, the sum of the second largest and 52। ये बोल रहे हैं कि 3 नंबर इस रेशियो में है, तो सबसे बड़े वाले का और सबसे छोटे वाले का जो सम है, यानी कि 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट है, वो पता है किसके बराबर है, वो बराबर है जो सेकंड लार्जेस्ट वाला नंबर है, यानी कि 4 यूनिट प्लस 52। तो इसका मतलब क्या है, 4 यूनिट में क्या जोड़ू कि 8 यूनिट आ जाए, आप बोलोगे सर 4 यूनिट, यानी कि 52 जो है ये 4 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो रेशियो में अगर 4 यूनिट है तो एक्चुअल में 52, तो 13 गुना हो गया ना, 13 चौके 52, एक्चुअल वैल्यूज 13 गुना है रेशियो से। अब उसने पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 3 है जी, तो 13 3 39, तो स्मॉलेस्ट नंबर विल बी ऑप्शन सी। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं कि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को कैसे चेक करता है आपकी को रेशियो के अंदर। ये बताओ, एक 120 स्टूडेंट्स appeared in a test. Which of the following cannot be the ratio of failed student to pass student? failed और pass का रेशियो कौन सा नहीं हो सकता, तो देखना पड़ेगा ना कौन सा नहीं हो सकता, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो मान लो फेल और पास का ये रेशियो है, तो इतने फेल हुए इतने पास हुए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल स्टूडेंट यहाँ पर है 8 यूनिट, और एक्चुअल में कितने हैं 120, तो 8 का कितने गुना है, ये 15, एक्चुअल में 15 8 120 होता है ना 15, तो 15 3 45 और 15 5 75, एक्चुअल स्टूडेंट ये आ गए।
ये रेशियो हो सकता है अगर 45 फेल हो 75 पास हो। ठीक है, सेकंड वाला देखें। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हैं जी 10, 9 और 1 10, तो 10 का कितने गुना है? ये 12 गुना। इनका 12 गुना करोगे आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? 7 और 5 12, टोटल स्टूडेंट 12 हैं, तो ये कितने गुना है? 10 गुना, तो 50 और 70 आ गए। ठीक है, 11 और 5 16, तो ये 16 का कितने गुना है? तो ये 16 का इंटीजर गुना नहीं है। इंटीजर गुना मतलब ये नहीं है कि 5 गुना 7 गुना, ये 16 का कितने गुना है देखें जरा एक बार। 4 3 12, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, 15/2 गुना है। 16 यूनिट की वैल्यू है 15/2 यूनिट। ठीक है, तो अब ये 5 का कितने गुना होगा? देखो 5 का ये इतने गुना होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट है ये क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे फ्रैक्शन में 75/2, 37.5 स्टूडेंट। तो बंदे तो ऐसे होते नहीं कि भाई 37.5 बंदे हैं। तुम्हारी क्लास में कितने बंदे हैं? 38.5 बंदे हैं। बेशक से ऋतिक को एक एक्स्ट्रा अंगूठा था, उसको एज एक ही पर्सन काउंट किया जा रहा था ना? तो आपने ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं निकालने हैं एग्जैक्टली, आपने सिर्फ ये देखना है कि 5 और 3 8 है, 8 से डिविजिबल हो रहा है जी, हो रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएंगे स्टूडेंट, ये हो सकता है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। 9 और 1 10, 10 का ये मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। 7 और 5 12, 12 का ये मल्टीपल है, तो ये भी आंसर मतलब कि इस अनुपात में भी हो सकते हैं बंदे। 11 और 5 16, 16 का तो ये फ्रैक्शन में है, तो दिस विल बी योर आंसर। ये आंसर है, इस रेशियो में वो नहीं बढ़ सकते। क्लियर है? ठीक है, फिर मैंने ये इतने डिटेल में क्यों समझाया? ये मैंने इतने डिटेल में इसलिए समझाया है कि कभी कभी एग्जामिनर जो है ना वो ज़्यादा शाना भी बन जाता है। वो यहाँ पर 5 और 11 इस फॉर्म में रेशियो ना दे के इवन नंबर की फॉर्म में भी दे सकता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो यहाँ पर उसने रेशियो दे दिया, मान लो यहाँ पर 5 की बजाय 10 आ जाता। मैं डायरेक्ट पॉइंट ही समझा देता हूँ, 5 की बजाय मतलब 16 का ये फ्रैक्शन में मल्टीपल है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर मैंने 10 और 22 दे दिया, 10 और 22 दे दिया, तो फिर क्या होएगा? मान लो नीचे वाले नंबर का मल्टीपल हो, लेकिन उसने नंबर इस तरीके से सेट कर रखे हो कि कटता हो, इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, जब ये डायरेक्ट मल्टीपल आ रहा है तो वो उत्तर हो ही सकता है, पास और फेल तो इस रेशियो में बट ही सकते हैं। लेकिन जब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मान लो एक ही है जो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उत्तर, मान लो 2 है जो फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो हो सकता है एक में ज़्यादा दिमाग लगा रखा उसने, इसे कर रखा। ठीक है, ये बताओ। इफ ए बॉक्स कंटेन 1 डजन मिरर, 1 डजन मिरर का मतलब कितना है भाई? 12 शीशे हैं टोटल। हैज स्लिप्ड एंड सम मिरर्स ब्रोकन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन मिरर्स टू अनब्रोकन मिरर? ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो कौन सा नहीं हो सकता? देखो कि 12 मिरर टूटे, या फिर आप ये बोलो कि 12 मिरर्स को इस रेशियो में बांट सकते हैं क्या? 3 और 1 4, तो टोटल मिरर्स को 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 3 है 12, ये तो आंसर नहीं होगा। 7 और 5 12, 12 का ये मल्टीपल है, तो ये तो आंसर नहीं होएगा, इस रेशियो में हो सकते हैं। 2 और 3 5, 5 इसको डिवाइड कर सकता है? नहीं, तो दिस इज द आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। We have to divide sum of rupees 13,950 among 3 persons A, B and C in such a way that B must get the double of A's share। तो B को A का डबल मिल रहा है, A को अगर 1 रुपया मिलेगा तो B को 2 रुपया मिलेगा। तो हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, रेशियो कंपेरिजन ही है, इसको 1 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा। एंड C मस्ट गेट ₹50 लेस देन डबल ऑफ B, और C को B के डबल से 50 कम मिलने चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप इसको 4 - 50 भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या है? ये है रुपये, और ये क्या है? ये है रेशियो की यूनिट, ये है रेशियो की वैल्यूज। तो आप 4 रुपये और $50 नहीं जोड़ सकते, करेंसी अलग अलग करेंसी को नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसलिए यहाँ पर हम ऐसे लेंगे, ए के पास हमने 1x दिए, बी के पास 2x दिए, तो सी के पास होंगे इसके डबल से 50 कम, यानी कि 4x - 50। फिर समझ में आ गई बात? अब उसने कितने रुपए बांटे थे भाई? 13,950 बांटे थे, यानी कि अगर मैं इन सब का सम कर दूं तो 13,950 हो जाए। तो इस 50 रुपये को मैं उधर ले जाऊंगा, उधर जाकर हो जाएगा 14,000। 4 और 2 6 और 1 7, 7x की वैल्यू है 14,000, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू आ गई 2,000। का पूछत रहे यहाँ पर हमसे द शेयर ऑफ ए विल बी, तो ए का शेयर है जी 1x, 1x की वैल्यू तो यहाँ पर है 2,000, तो आंसर इस दो। ठीक है,
क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसा ही एक और आसान क्वेश्चन, मन ही मन में करो एक बार इसको, मन ही मन में। आप जब इन क्वेश्चंस को मेंटली करेंगे तो ये नहीं है कि एग्जाम में आपने पेन नोटबुक नहीं यूज़ करना, ऑफ कोर्स वहाँ पर हम यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन जब आप मेंटली ज़्यादातर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आप अगर क्वेश्चन 5 स्टेप्स में होता है तो आप करोगे 5 ही स्टेप्स, आप स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते। कई बार ये बोलते हैं ना स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते। आप लिखोगे 3 स्टेप और आप मेंटली कर जाओगे 2 स्टेप्स को, होएगा क्या? लिखने में टाइम वेस्ट होता है ना, सोचने में तो दिमाग बहुत तेज सोचता है। अगर मैं बोलूँ 3 + 2 कितना होता है, आप लिख के बताओ, तो बताओ कितना टाइम लग रहा है। 3 + 2 = 5। अब मैं बोलूँ 3 + 2 5, इसमें ज़्यादा टाइम लगा, तो आप कभी भी स्टेप्स को स्किप नहीं कर पाओगे। आपको क्या लग रहा है, मतलब स्टेप स्किप कर जाएंगे? कैसे स्किप कर जाएंगे भाई, बिना मतलब कि स्टेप के आप आगे कैसे पहुंच जाओगे? जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो हम कुछ स्टेप्स को मेंटली कर देते हैं, जितने ज़्यादा स्टेप्स को मेंटली कर पाएंगे उतना ही फास्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चंस को मेंटली करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करते वक्त, भले ही वो 10 सेकंड ज़्यादा लेकर हो रहा हो स्टार्टिंग में आपसे मेंटली करने के लिए, लेकिन आपकी वो कैपेसिटी डेवलप होएगी, फिर स्टेप्स जो हैं वो स्किप होने लग जाएंगे, यानी कि लिखना स्किप होने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। कम लिखोगे यानी कि तेज आएगा उत्तर, यही है। अब बंदे क्या करते हैं, सब कुछ लिख रहे होते हैं, वो मेंटली नहीं कर पाते हैं, वो लिखते हैं, लिखने का सहारा लेते हैं, इसलिए टाइम लगता है उनको। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊं उसका मैक्सिमम पोर्शन मेंटली करने की कोशिश किया करो, भले ही ज़्यादा टाइम लग जाए। अगर सारा क्वेश्चन मेंटली हो सके तो मेंटली करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने में टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। उसेन बोल्ट पैदा होते ही नहीं भाग लिया था कि डॉक्टर भी उसके पीछे भाग रहे हैं, उसेन बोल्ट पैदा हुआ वही पैदा होते ही भाग लिया, टाइम लगता है चीज़ों। An amount of rupees 1300 is distributed to 3 persons A, B and C such that the amounts received by A and B were in this ratio। तो भाई ये रुपए बांट दिए इस तरीके से, ए और बी को जो अमाउंट मिला वो 3 और 4 इस रेशियो में है, और सी को जो रुपए मिले वो ए से 100 ज़्यादा मिले, बिकॉज रुपए आ गए हमारे कंडीशन में, मैंने एक्स मान लिया। ए से इसको 100 रुपये ज़्यादा मिले यानी कि 3x + 100, और टोटल कितने रुपए बांटे गए थे? अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ तो टोटल 1300 रुपये बांटे गए थे। इस 100 को मैं उधर लेकर जाऊँगा तो ये हो जाएगा जी 1200, 3 और 3 6 और 4 10, 10x की वैल्यू 1200 है, x की वैल्यू आ गई 120। हाउ मच अमाउंट डिड बी गेट? बी को मिला था 4x, इसका 4 गुना यानी कि 480, तो 20 का 4 गुना यानी कि 480, ठीक। अब कई लोगों को यहाँ पर ये आदत होती है कि 4x = तो होगा क्या, ये जो आदत है ना, ये आदत नहीं छूटेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस बंदे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है इंटू 4 करने की, वो कैपेबिलिटी लगभग सब में ही होगी, लेकिन उसने ये आदत बना ली। तो सब आदत क्या होती है, जब आप अनकॉन्शियसली किसी काम को करते जाएं, किसी को कोई चीज़ की आदत पड़ गई तो वो एफर्टलेसली बिना सोचे समझे, उसकी नेचर ऐसी बन गई कि वो उस काम को कर देता है कि इसकी ये आदत है। जब आप कोई आदत बनाओगे तो क्या होएगा, आप कॉन्शियसली उसको उसके उल्टा जा नहीं पाओगे। तो हमें आदत किस चीज़ की बनानी है, जो हम एक्चुअल में अचीव करना चाह रहे हैं। आदत किस चीज़ की बनानी है? आदत बनानी है कि क्वेश्चन को ठीक सॉल्व करें फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि पेपर में हम यही चाहते हैं कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने हड़बड़ाहट में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, शांति से करना है, पूरे फोकस के साथ करना है। जो भी आप करोगे फोकस डालने की आदत बन जाएगी, ठीक करने की आदत बन जाएगी, मेंटली करना है, मेंटली करने की आदत बन जाएगी है? अगर हम आदत डाल पाए जो हम पेपर में करना चाह रहे हैं उस चीज़ की, तो पेपर में हम अच्छा ही करेंगे। आपको आदत डालने के लिए 6-7 महीने अगर आपने ट्राई किया तो धीरे धीरे आपकी आदत डल जाएगी, सिंपल सी बात है ना। और आपने आदत डाल ली बवंडर मचाने की, हड़बड़ाहट में गलत क्वेश्चन मारने की, तो कॉन्ग्रेट्स, वो भी आदत डल जाएगी। जो भी करोगे आदत उसी की डल जाएगी। आपको ये देखना है कि आदत किस चीज़ की डालनी है, समझ गए? 3 numbers are in ratio 2:3:4 if the sum of their squares is equal to this then the numbers are। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन स्टूडेंट इसमें एक छोटी सी गलती करते हैं, सीधी मैं वो गलती ही बता दूं।
अगर 3 नंबर्स इस रेशियो में हैं तो ये वाला हो गया 2x 3x 4x। वो इनको 2x 3x 4x मानने के बजाय डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इनके स्क्वायर्स का ये सम है, तो 2 का स्क्वायर है 4 यूनिट, 3 का स्क्वायर है 9 यूनिट और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 यूनिट, और वो इसको कंपेयर कर देते हैं इससे। ठीक है, 9 और 4 13 और 16 कितना हो गया 29। तो ये बोलते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, 29 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये जाएगा 6 पर, और ये बच जाएगा 6 और 5 11, 29 चौके 64। फिर उनको लगता है कि जो रेशियो जो है वो 64 गुना है? यदि इनके दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो वो 64 को मल्टीप्लाई करते हैं और वो ऑप्शन डी को मार्क करते हैं। ये एक सिली मिस्टेक है, कई बार जनरली करते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो जब भी वो आपको ये बोले ना, जब भी वो आपको प्रोडक्ट करने को बोले, जब भी वो आपको गुणा करने को बोले रेशियोज के अंदर, यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, एक नंबर इंटू वही नंबर, तो आपको x मान लेना है मेरे भाई। ठीक है, x मान लो, ताकि 2x का जो स्क्वायर है वो होएगा 4x स्क्वायर, और 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, और 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, जो कि इक्वल है 1856 के। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो x स्क्वायर की आएगी, ना कि x की, ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ये x स्क्वायर की वैल्यू है तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। एक्चुअल वैल्यूज क्या है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी रेशियोज की गुणा भाग हो तो ऐसे x मान लिया करो, नहीं तो आप गड़बड़ी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसी बना दूंगा कि कोई भी गड़बड़ी के चांसेस होंगे ही नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज दिस, तो उसने प्रोडक्ट की बात की है, तो एक नंबर मैंने मान लिया 9x, दूसरा मैंने मान लिया 7x, तो 9x इंटू 7x इज इक्वल टू 1575। तो काटते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। 9 एक कम 9, 9 7 63, 9 5 45, 7 से जाएगा 25 पर, तो x स्क्वायर x इंटू एक्स इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आपको मिल गई। द स्मॉलर इंटीजर इज व्हाट, तो स्मॉलर इंटीजर ये वाला है, तो 7 5 35, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है जी? ये बताओ, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई द अदर नंबर द डिवीजन इज 3:5। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए, यानी कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया गया तो 3/5 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे मान लो मैं 20 को डिवाइड करूँ 25 से, तो 5 चौके 20, 5 5 25, यानी कि एक हिसाब से इनका रेशियो आ गया 20 और 25 का है। तो ये दो नंबर्स का रेशियो है, अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 5 है। ठीक है, इफ देयर डिफरेंस इज 28, तो अगर ये दो नंबर्स का रेशियो है तो इनका डिफरेंस क्या है, 2 यूनिट है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रहे हैं, 2 यूनिट की वैल्यू बता रहे हैं 28 यूनिट, यानी कि 14 गुना है एक्चुअल चीज़ है रेशियो से। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द बिगर नंबर, तो बिगर नंबर ये वाला है, एक्चुअल चीज़ है 14 गुना है, तो 14 5 70, तो बिगर नंबर इज 70, ऑप्शन सी। ये सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन मेंटली आपको करने चाहिए थे, बहुत कम लिख के। ये तो मेंटली हो गया, जैसे इसमें हो सकता है काटने के लिए आप लिख लो, इसमें काटने के लिए आप लिख लो, लेकिन बहुत कम लिख के आपको करना है। ठीक है, ये भी करो। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62 इफ 2 इज एडिड। अगर दो नंबर्स की एवरेज 62 है, यानी कि उनका औसत अगर 62 है, तो उनका सम क्या होएगा, उनका सम हो जाएगा जी 124। दो नंबर्स का सम इतना है, यानी कि छोटे नंबर प्लस बड़े नंबर, स्मॉल नंबर प्लस लार्ज नंबर का सम कितना है, ये है। अब वो बोल रहे हैं हमने छोटे में 2 ऐड कर दिया। अगर आप छोटे में 2 ऐड कर दोगे तो जो छोटे वाले नंबर की नई वैल्यू आई है और जो बड़े वाले नंबर की तो वही वैल्यू है पुराने वाली, उनका सम तो 126 हो जाएगा ना जी। छोटे में तुमने ऐड कर दिया तो उनके सम में भी तो 2 ऐड हो जाएगा, तो ये इनका नया सम है। तो जब छोटे में 2 ऐड किया तो उनका रेशो ये हो गया, तो उनका नया सम ये है। इसको 1:2 रेशो में तोड़ो, तो 2 और 1 3, 3 यूनिट की ये वैल्यू है ना, 3 यूनिट की ये वैल्यू है, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक्चुअल वैल्यूज 42 गुना है। एक्चुअल वैल्यूज कितने गुना है, 42 गुना, 42 एक कम 42, 42 दूनी 84। लेकिन मैं इनको यहाँ पर लिख नहीं रहा कि लिखने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 42, क्योंकि एक्चुअल चीज़ है 42 गुना है, तो यहाँ पर 42 मत मार देना, गलत हो जाएगा।
तो जब छोटे वाले के अंदर 2 जोड़ा तो नया रेशियो आया 1:2, तब उनके बीच में 42 का गैप था। आप ऐसे देखो, यहाँ पर नंबर है छोटे वाला स्मॉलर, यहाँ पर नंबर है बड़े वाला लार्जर। जब इसके अंदर 2 जोड़ा तो इनके बीच में 42 का गैप है। एक्चुअल में कितने का गैप होगा? एक्चुअल जो छोटा और लार्ज है, 2 और ज़्यादा का गैप होगा, 44 का गैप होगा। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप एक्चुअल नंबर निकालो यहाँ से, इतनी समझ होनी चाहिए। जब इसमें 2 जोड़ दिया था तब ये एक नई जगह पर पहुंच गया था, तो उसमें और इसमें 42 का गैप था। ये एक्चुअल में तो 2 स्टेप पीछे है, तो 44 का गैप। अगर आपको एक्चुअल नंबर निकालने तो आपको पता है 2 और 3, इसका 42 टाइम्स है, तो ये 42 है, ये 84 है। ये 2 जोड़ने के बाद आया है तो एक्चुअल नंबर क्या होएगा? 40 होएगा। 2 जोड़ने के बाद आया है ना छोटे वाला, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, 44 का है, वही आएगा 42 + 2 44। ठीक है जी, क्लियर है? ये करो फिर। The incomes of A, B and C are in ratio this and their expenses are in this ratio and saving is this। तो ये बेसिक सी बात तो आपको पता होगी ना कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर एक बंदा कुछ रुपए कमा कर लाता है तो उनमें से एक हिस्से को वो खर्च कर देता है, एक्सपेंसेस हैं उसके, और एक हिस्से को वो सेव कर लेता है। ये सिंपल सी बात है, क्लियर है? तो एक्सपेंसेस प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, या फिर इनकम में से अगर मैं एक्सपेंसेस घटाऊं तो सेविंग आएगी, इनकम में से अगर मैं सेविंग घटाऊं तो एक्सपेंसेस आएंगे। ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, है ना? पता है ना, आपके घर में भी ऐसा ही होता है, कुछ रुपए कमाते हो उसमें से खर्च कर देते हो तो बाकी की सेविंग है। तो द इनकम ऑफ ए, बी एंड सी आर इन रेशियो दिस। तो ए, बी और सी की इनकम्स, तो यहाँ पर फॉर्मेट भी देख लो कि मैं क्वेश्चंस को कैसे लिखकर सोल्व कर रहा हूँ। ये मैं फॉर्मेट भी इजी बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप उसकी आदत डालो तो इजीली क्वेश्चन को कर पाओ। तो ये इनकम है 3:7:4, और ये एक्सपेंस है। इनमें मैं थोड़ा सा गैप करता हूँ, क्योंकि जब एक्चुअल इनकम लिखनी पड़ेगी तो क्या होएगा, थोड़ा सा गैप चाहिए। कई बंदे ऐसे लिख देते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे ऐसे मतलब इतने गंदे तरीके से लिखेंगे, उनको नए से लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा गैप दे दिया करो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एक्चुअल चीज़ें लिखनी पड़ जाती हैं इनके अंदर। एंड द एक्सपेंसेस आर इन रेशियो 4:3:5। तो एक्सपेंसेस इस रेशियो में है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, मेरे पास तो बोर्ड है, मैं इरेजर से इरेज कर देता हूँ, आपके पास पेन और रफ नोटबुक होगी एग्जाम में, तो वहाँ पर आप क्या करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टीच कर रहा होता हूँ। तो अगर इनकम में से एक्सपेंस को मैं घटा दूँ तो यहाँ पर सेविंग बचेंगे, ठीक है? एक और बात, ये नहीं है कि 3 में से 4 घटा के 1 लिख दोगे। इनकम्स का रेशियो है, इनकम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा मुझे पता नहीं, तो इनकम होएंगी 3x, 7x एंड 4x। एक्सपेंस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग होएगा भाई, ये अलग, ये एक्सपेंस का रेशियो है, ये अलग रेशियो लिया गया है, ये अलग रेशियो लिया गया है। तो यहाँ पर 4y, 3y, 5y, तो आप कभी भी इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि इनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर जो भी इनके बीच में कंडीशन है वो आप सेटिस्फाई ना कर दें। तो ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग है, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 10 गुना है 30, 70 और 40, तो यहाँ पर भी 10 गुना होगा, हो सकता है यहाँ पर 3 गुना वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है? तो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि भैया ए जो है वो 300 रुपये सेव करता है। अगर ए 300 रुपये सेव करता है, यहाँ पर ये सेविंग जो है इसकी 300 रुपये है। फ्रॉम एन इनकम ऑफ 2400 रुपये, 2400 रुपये की इनकम में से, तो ए की इनकम है 2400, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया कि 3 8 24, 800 गुना है, ऐसे 7 8 56, ये 5600, 4 8 32, ये 3200, 800 गुना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और 2400 में से 300 ये सेव करता है, तो यहाँ पर 2100 ये बचा रहा होगा। 2400 में से 300 गए, सॉरी 2400 में से 300 सेव करता है तो 2100 खर्च रहा होगा। इन दोनों का सम है ना इनकम, ठीक है? तो आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया, यहाँ पर भी सब कुछ पता चल जाएगा। उन्होंने पूछा क्या है, द सम ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी की सेविंग्स का सम, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने गुना है यहाँ पर,
4 से अगर 100 को काटोगे तो 75, 21 इंटू 75 इतने गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 75 इंटू 3, ये हो जाएगा 21 इंटू 75। तो यहाँ पर हम ये करते हैं ना, हाँ भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ मुझे, 4 का कितने गुना है, ये है जी 21 इंटू 75 गुना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया ना कि रेशियो से कितने गुना है एक्चुअल वैल्यू, तो हमें इन दोनों का सम निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 3 8, तो हमें 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर कितने यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू है। तो यहाँ पर तो वैसे भी आपको कुछ नहीं करना, 2100 का डबल ही होएगा 4200। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 2100 है तो 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू इसकी डबल होगी 4200। कभी कभी क्या होता है कि ये 4 का मल्टीपल नहीं है, मान लो ये 9 यूनिट है, तो आपको पता है 4 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये, और 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, फिर आप इस तरीके से निकालोगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? आंसर इस ऑप्शन। ये बताओ, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन दिस रेशियो, द एक्सपेंसिस ऑफ, ठीक है जी, इनकम लिख लेते हैं, ए और बी की इनकम किस रेशियो में है जी, 5:3 रेशियो में है। ओके, और इनके एक्सपेंसिस ऑफ ए बी एंड सी, तो इन्होंने सी को भी इंक्लूड कर लिया, वो 8:5:2 है, इस रेशियो में है। ओके जी, यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग है, यहाँ का अलग है, ऐसे नहीं है कि इनको ऐसे जोड़ घटा कर लेंगे। सी स्पेंड्स 2000 रुपये, सी का एक्सपेंडिचर बता दिया यहाँ पर 2000। अब की बार मैं सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, मैं वही लिखूंगा जिसकी ज़रूरत होगी। मुझे पता चल गया यहाँ से 1000 गुना है एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है। सी स्पेंड्स ₹2000 एंड बी सेव्स ₹700, और बी जो है वो 700 रुपये सेव करता है, तो यहाँ पर सेविंग है, तो बी सेव कर रहा है 700 रुपये, ठीक है। तो देखो, अगर 2 का ये 1000 गुना है तो 5 का 1000 गुना कितना हो जाएगा जी, 5000। तो ये 700 सेव कर लेता है, 500 खर्च कर देता है, यानी कि 5000 प्लस 700 5700। इसकी जो इनकम है वो 5700 है। तो 3 की जगह 5700 है, कितने गुना है जी, 19 गुना है, सॉरी 1900 गुना है, 19 गुना है। मुझे निकालना क्या है, देन ए सेव्स, ए कितना सेव करता है, तो मुझे यहाँ पर आना है ए कितना सेव करता है। तो ये 3 का 1900 गुना है, तो 5 का 1900 गुना 9500, 19 ठीक है। तो ये 5 का 5000, तो 8 का 8000, ठीक है। 9500 में से 8000 खर्च कर देता है, तो 1500 बचा लेगा भाई। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1500, आंसर इस ऑप्शन। क्लियर है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स नाउ। आज एक पापा और उसके बेटे की उम्र का समय 100। दोनों ने मिलकर सेंचुरी मार दी, पार्टनरशिप सेंचुरी की कर ली। 5 years अगो देयर एजेस वर इन द रेशियो 2:1। तो देखो, आज इनकी एजेस का सम अगर 100 है, तो 5 साल पहले पापा जो है वो आज से 5 साल जवान होंगे। 5 साल पहले फादर की उम्र कितनी होगी आज से, 5 साल कम, और बेटे की उम्र कितनी होगी, 5 साल कम। आज अगर इनकी दोनों की एजेस का सम 100 है, तो 5 साल पहले दोनों की एजेस का सम 5 कम नहीं होएगा, 10 कम होएगा। 5 फादर की उम्र भी कम होएगी और 5 सन की उम्र भी कम होएगी। तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो 5 साल पहले दोनों की एजेस का सम होएगा 90। 5 साल फादर की कम होएगी, 5 साल सन की कम होएगी ना। तो 5 साल पहले इनका सम ये है और इनका रेशियो 2:1 है। तो इस 90 को अगर मैं 2:1 रेशियो में बांटूंगा तो 2 और 1 3, 3 का 30 गुना है, तो 30 दूनी 60, 30 से कम 30, 60 एंड 30। ये 5 साल पहले की बात है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स विल बी, 10 साल बाद कितने होंगे। ये 5 साल पहले की बात है। अगर आप आज की उम्र निकालना चाह रहे हो तो इनमें 5 जोड़ दो, ये 5 साल पहले की बात है तो आप 5 जोड़ दो। लेकिन हमने निकालनी है 10 साल और बाद की, आज से भी 10 साल बाद की, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली 15 जोड़ दूँ, 2 स्टेप में क्यों करूँ ना। मैं पहले आज की निकालूँ फिर 10 जोड़ूँ, क्यों, ज़्यादा टाइम आपके पास। 75 एंड 45, 15 5 75, 15 3 45, 5:3 इज द आंसर, ऑप्शन है, ठीक है। बताओ, व्हाट इज द शेयर ऑफ ओरिजिनल शेयर ऑफ सी। अब मेंटली भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मेंटली करने की कोशिश करो। मैं पानी पी लूँ तब तक, मेंटली लिखना नहीं है पेन उठा के कुछ भी।
A sum of rupees 3780 is divided between A, B and C such that if their shares are decreased by this and this respectively, then they are in ratio. देखो ये रुपए बांट दिए 3 लोगों में, बांट दिए, फिर क्या किया, फिर उनसे रुपए छीन भी लिए। अगर उनके शेयर को इतना इतना घटा दें तो आप ये मान लो उनसे रुपए ले लिए कि भाई तू 130 दे दे मुझे, दूसरे को बोला भाई 150 दे दे, अगले को बोला भाई 200 रुपये निकाल, तो उनका शेयर कम हो गया, तो उनके पास इस रेशियो में मनी है। तो आप क्या करो, आपने एक्चुअल में इतने रुपए थोड़ी बांटे, फिर आपने स्टार्टिंग में तो इतने रुपए बांटे, फिर उनसे रुपए ले भी लिए। अब एक्चुअल में उन तीनों लोगों के पास कितने रुपए हैं, हमने कितने रुपए ले लिए हैं, 150, 15 और 13 कितना होता है 28, 280, 280 और 200 480, टोटल हमने 480 रुपये छीन लिए उनसे। अभी उनके पास 3780 रुपये नहीं है, बल्कि उनके पास 3300 रुपये हैं, छीनने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। इन तीनों बेचारों के पास 3300 रुपये हैं और वो इस रेशियो में है। तो 5 और 4 9 और 2 11, 11 का कितने गुना है, ये 11 का 11 3 33, 300 गुना है। 11 यूनिट की वैल्यू है 300, तो एक्चुअल वैल्यू 300 गुना है रेशियो से। अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द ओरिजिनल शेयर ऑफ सी, तो सी का ओरिजिनल शेयर, तो सी के पास 4 यूनिट रुपए हैं और एक्चुअल चीज़ें हैं 300 गुना, तो 4 × 300 1200, तो सी के पास 1200 रुपये हैं, लेकिन कब हैं, जब इससे छीन लिए गए। इफ़ देयर शेयर्स आर डिक्रीज, अगर उनके शेयर घटा दिए जाएं, घटाए नहीं है वो वैसे ही मन मन में बात कर रहा है, अगर घटा दिए जाएं तो घटाने के बाद 1200 रुपये हैं, तो कितने घटाने की बात हो रही थी, 200 घटाने की बात हो रही थी सी में से, तो 1200 और 200 1400, एक्चुअल शेयर जो सी का है वो 1400 रुपये, इतना भाई साहब 1400, ठीक है। नेक्स्ट, रेस ने कमाल कर दिया, ये बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ₹600 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, ₹40 more than 2/5 of A's share, ₹20 more than 2/7 of B's share and ₹10 more than 9/17 of C's share are equal। ये क्या बोल रहा है, तो मैंने ये मान लिया कि 600 रुपये बांटे ना ए बी सी में, तो ए को ए रुपये मिले, बी को बी रुपये, सी को सी रुपये, क्लियर है। ये बोल रहा है ए के शेयर से 2/5, ए के शेयर के 2/5 से 40 ज़्यादा, तो ए को तो ए रुपये मिले हैं, तो यानी कि 2/5 ऑफ ए से 40 रुपये ज़्यादा इसके बराबर है 2/7 ऑफ बी से 20 रुपये ज़्यादा, और 9/17 ऑफ सी से 10 रुपये ज़्यादा, ये सारी वैल्यूज बराबर हैं, वो ये बोल रहा है, ठीक है। ए का शेयर ए यूनिट है, बी का बी यूनिट, सी का सी यूनिट, ए के शेयर के 2/5 में 40 जोड़े हैं, ये सारे बराबर हैं, तो इनको मैंने मान लिया है जी के बराबर, ठीक है। इनको मैंने किसके बराबर मान लिया, के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर के की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए की फॉर्म में, अगर आप इसको उससे इक्वेट करोगे, तो अगर आप इसको इससे इक्वेट करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी के की फॉर्म में, बी की वैल्यू मिल जाएगी, अगर आप इसको इससे इक्वेट करोगे तो के की फॉर्म में, और सी की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इससे इक्वेट करोगे तो के की फॉर्म में। और ए बी और सी की वैल्यू का सम 600 है, आपको पता है, ए को ए रुपये मिले, बी को बी रुपये मिले, सी को सी रुपये मिले, तीनों के अंदर 600 रुपये बांटे गए हैं, तो यही मैं करना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं इसको उससे इक्वेट करूँगा तो 40 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा, तो आ जाएगा k - 40, ठीक है, और 2/5 उधर जाकर 5/2 हो जाएगा, तो गुणा में 5/2 प्लस, अगर मैं इसको, ये a की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है जी, a की वैल्यू, ये k की फॉर्म में है, तो सारी वैल्यूज k की फॉर्म में आ जाएंगी, तो k की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, फिर हम सब कुछ, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ फिर a b c इक्वेट करके, ठीक है। तो 20 उधर जाएगा, तो k - 20, और 2/7 ऑफ b इज इक्वल टू k - 20, तो उधर जाकर 7/2 हो जाएगा, प्लस 10 उधर जाएगा, k - 10 का कितने गुना, 17/9 गुना, बराबर है कितना हो जाएगा, बराबर है 600। ये 600 मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, क्लियर है, बराबर है 600। तो अब चलिए जी इसको सोल्व करते हैं। तो हमें एक प्रॉब्लम क्या कर रहा है, हमें प्रॉब्लम कर रही है फ्रैक्शंस,
5/2, 7/2, 17/9, तो मैं क्या करूँ, इन सबको 18 गुना कर दूँ, बिकॉज नीचे 2 है और नीचे 9 है, तो सबको 18 गुना कर दूँ। हम करने को फ्रैक्शन में भी डील कर सकते हैं, लेकिन 18 गुना भी कर सकते हैं, कौन रोक सकता है हमें, कोई नहीं। तो मैं सबको 18 गुना कर रहा हूँ दोनों तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटली सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 18 गुना करूँगा तो 2 नी में 18, यहाँ पर 9 आएगा, 9 5 45, 45 को अगर मैं अंदर गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 45 के चलो करना ही पड़ेगा फिर तो यार, 45 × 40, तो 45 90, ये हो जाएगा 1800। 45 × 4 करना है तो 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 1800 प्लस मैं इंटू 18 कर रहा हूँ सबको, ठीक है। तो 2 नी में 18, 9 9 7 63, तो ये हो जाएगा 63 के, और 63 दूनी, ठीक है। इंटू 18 का रखा है तो 9 दूनी 18, 17 दूनी 34, तो प्लस 34 के माइनस 340 इस इक्वल टू इधर भी 18 गुना किया, 18 × 108, 10800, ठीक है। तो टोटल के कितने हैं भाई, टोटल के हैं मेरे पास 45, 63 एंड 34, तो 6 और 4 10 और 3 13, 130, 5 और 3 8 और 4 12, 130 और 12 142 के इस इक्वल टू 10800 प्लस ये जितने भी इधर नेगेटिव के उधर जाकर जुड़ जाएंगे, तो इन सबको मैं देख लेता हूँ कितने हो जाएंगे। तो 1260 और 300 1500, 1600, 1600 और 1800 3200 3400, तो उधर जाकर हो जाएंगे जी 3400, ठीक है। तो 13,000 और 1200 14,200 इज इक्वल टू 14,200। 142 का 100 गुना है तो के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई जी 100, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पर मेरे भाई क्या 100। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि ए का शेयर क्या है। ए का शेयर मैंने यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, ये सी का शेयर है, इनके शेयर ही लिखे थे मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो के की वैल्यू मुझे पता है 100 है, तो 100 माइनस 40 60, 60 × 5/2, 60 × 5/2, 2 3 6 5 3 15, 150, 150 इसके आंसर। क्लियर है। इसका कोई छोटा तरीका नहीं है क्या, नहीं, इसका बेस्ट तरीका यही है। अगर आप ये चाहते हैं कि 100% स्ट्राइक हो आपको एग्जाम के अंदर, ताकि मैं आपको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इस रीज़न से इसका ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर लो, नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकल और सच्चा वे नहीं है, आपको स्ट्राइक नहीं होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं वो एक्चुअल में लेंदी होते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन वो एक्चुअल में ही लेंदी है, एग्जामिनर चाहता ये है कि ये लेंदी वैसे करे, वो क्वेश्चन ही उसने लेंदी दिया है तो उसका सोल्यूशन भी लेंदी होएगा। अगर मैं आपको उसका एक झूठा सा सॉल्यूशन दे दूं जो आपको प्रैक्टिकली एग्जाम में तो स्ट्राइक नहीं होएगा, जो प्रैक्टिकली स्ट्राइकेबल नहीं है, और यहाँ पर आपके सामने अपना इंप्रेशन मारूं, तो मेरे हिसाब से वो ईमानदारी नहीं है। तो कई क्वेश्चन एक्चुअल में लेंदी होंगे और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम ऐसे उड़ा सकते हैं, तो उनको हम ऐसे उड़ाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। इस लेक्चर के अंदर बहुत ही ईजी इसके क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी कंसेप्ट था। इनफैक्ट बहुत कुछ मैंने आपको नया भी नहीं सिखाया होगा, वही जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी उसी को थोड़ा ब्रशअप किया है। तो रेशियो के अंदर मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन, ये इजी टॉपिक है फिर भी थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए इन्वॉल्व किए हैं क्योंकि ये कहीं पर भी घुस सकता है, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, परसेंटेज में, टाइम एंड डिस्टेंस में, तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी ज़रूरी है, तो इसलिए प्यार से चलेंगे। क्लियर है। अगले लेक्चर में मिलता हूँ भाई।